हेलो, गुड आफ्टरनून। कल हम लोगों ने अध्ययन किया इतिहासवाद एवं कार्ल मार्क्स के चैप्टर में। कल हम लोगों ने अध्ययन किया था मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसमें जिसमें मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को पांच पांच युगों में बांटा था। पहला था उसमें आपका प्राचीन साम्यवाद, दूसरा दास युग, तीसरा सामंतवाद, चौथा पूंजीवाद और पांचवा जो आपका था वह था साम्यवाद। ये पांच युगों में उन्होंने बांटा था ऐतिहासिक भौतिकवाद को। आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है वर्ग संघर्ष। आज हम पढ़ेंगे वर्ग संघर्ष, यानी अभी तक कल मैंने आप लोग को बताया था कि जो पांचों जो युग थे उसमें जो वर्ग थे, यानी चाहे वो निम्न वर्ग के लोग हों या उच्च वर्ग के लोग हों, उन दोनों के बीच क्या हो रहा था, संघर्ष चल रहा था दोनों के बीच। तो जब दोनों के बीच संघर्ष था, उसी को हमको आज यहाँ पढ़ना है कि वर्ग संघर्ष है क्या। ठीक है, देखिए यहाँ बताया गया है वर्ग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, समाज में व्यक्तियों की उन श्रेणियों के लिए किया जाता है जिनकी जीवन शैली, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जीवन शैली में समानता के होने के साथ साथ उन्हें जीवन में मिलने वाले अवसरों में काफी कुछ समानता होती है। कहने का मतलब यहाँ ये है, कार्ल मार्क्स ने बताया कि जो वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है यह किसके लिए है, यह उनके लिए है जो समाज में क्या है, समाज में उन व्यक्तियों के लिए है जो उन श्रेणियों को देखा जाता है, समाज में उन श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए है जिनकी क्या है, जीवन शैली क्या है, सामान्यतः, यानी कि उनकी जीवन शैली जो है वह सामान्य है। ठीक, सामान्य के होने के साथ साथ क्या है, उनके जीवन में मिलने वाले अवसर, यानी कि उनको जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत मौका मिलता है, उन अवसरों में क्या है, कुछ सामान्यता होती है। यानी कि उनके जीवन में क्या, उनका जो जीवन है, ठीक, उनको अगर कुछ मौके मिलते भी हैं तो वो कैसे मौके मिलते हैं, वह सामान्य मौके मिलते हैं, यानी कि कुछ पल मिलते हैं उनको, कुछ अच्छा उनके जीवन में होता है। यानी कि हर चीज क्या है, विशेष नहीं होता है, उनका जीवन क्या होता है, सामान्य होता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग अपनी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शिक्षा या बौद्धिक स्तर के, किनके आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शिक्षा एवं जो उनकी बौद्धिक स्तर होता है, उनके आधार पे वो क्या करते हैं, उनके आधार पर एक दूसरे के लगभग सामान्य होते हैं। यानी कि जो सामान्य व्यक्ति हैं, यानी कि जो वर्ग को बताया गया है कि जो ये वर्ग हैं, यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं किया गया कि उच्च स्तर के लिए है या निम्न स्तर के लिए, यहाँ सिर्फ वर्ग की बात की गई है, ना कि उच्च वर्ग का किया गया है, ना कि निम्न जो बांटा गया है उन वर्गों को, यहाँ उनकी चर्चा नहीं। यहाँ पे सिर्फ किसकी हो रही है चर्चा, यहाँ सिर्फ वर्ग की चर्चा हो रही है कि वर्ग जो है उनको क्या कहा जाता है, मतलब उन वर्ग है क्या। तो इसमें जो उनका जीवन है वह सामान्य होता है, वर्ग जो है वह सामान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं, जिनके साथ साथ क्या है, इनकी जो स्थिति होती है वह ये जो होते हैं उनकी क्या है, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति, शिक्षा या जो बौद्धिक स्तर होता है, यह क्या होता है, यह इन्हीं पे आधारित होते हैं। इन्हीं पे आधारित होने के ही साथ साथ क्या होता है, यह एक दूसरे के लिए लगभग समान होते हैं। यानी कि इनकी जो वर्ग की जो स्थिति होती है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, बौद्धिक हो या शिक्षा जगत में किसी भी आधार पे क्या होती है, इनका जो जीवन स्तर होता है वह काफी क्या होता है, सामान्य होता है। ठीक है, देखिए इसी को मार्क्स ने भी बताया
कि मार्क्स ने कहा कि एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का समूह है जो उत्पादन के संगठन में समान प्रकार के कार्य में लगे होते हैं। मार्क्स के कहने का यहाँ मतलब ये है कि एक सामाजिक वर्ग यानी कि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति उन व्यक्तियों का समूह यानी कि जो समाज में जो वर्ग बनाए गए हैं, ठीक, उनमें जो एक व्यक्तियों का समूह होता है वह क्या है, वह उत्पादन के संगठन में सामान्य प्रकार के कार्यों में लगा होता है। यानी कि उन व्यक्तियों के लिए क्या होता है, जो जो एक संगठन यानी कि जो कार्य की जो प्रक्रिया है वह क्या होती है, उत्पादन की, यानी कि जो उनके कार्य करने की जिससे वह क्या करते हैं, जो जीविकोपार्जन करते हैं यानी कि अपने जीवन को चलाने का उनके पास जो तरीका होता है, ठीक ना, वह क्या होता है, वह एक तरह से सामान्य होता है। और उत्पादन का संगठन यानी कि जो एकजुट मिल के जो कार्य करते हैं ये लोग, वह क्या होता है, वह उनके कार्य करने का जो तरीका होता है वह सामान्य प्रकार का होता है। ठीक, देखिए कार्ल मार्क्स ने यह भी बताया कि किस प्रकार से इसमें उत्पादन के जो संगठन के सामान्य प्रकार में जो उनकी जो कार्य लगे हैं, देखिए यह भी एक प्रकार से क्या है, यह एक निर्धारित होता है। ठीक, यहाँ वर्ग संघर्ष का जो तात्पर्य मतलब यहाँ पे जो उसकी अवधारणा बताई गई, इसको देखिए कार्ल मार्क्स ने दूसरे इसका और भी अर्थ बताया है कि इसको किस तरीके से हम बता सकते हैं, इसको समझा सकते हैं। तो यह कार्ल मार्क्स ने यह भी बताया कि जो वर्ग संघर्ष होता है, ठीक, वर्ग जो होता है वह क्या है, वर्ग जो है वह निर्धारित किसी विशेष व्यवसाय और आय पर आधारित न होकर, यानी कि ये क्या है, किसी विशेष व्यवसाय और आय पर नहीं आधारित होता है, बल्कि किस पे आधारित होता है, उत्पादन पर आधारित होता है। जो ये बताए हैं कार्ल मार्क्स, जो ये कोटेशन उन्होंने बताया है, इसको बताने का उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि क्या है कि जो वर्ग होता है यह क्या है, किसी विशेष व्यवसाय और आय पर आधारित न हो कि किस पे आधारित होता है, उत्पादन पर आधारित होता है। जिससे क्या है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कार्य करता है वह क्या करता है, एक तरह से पूर्ण रूप उसी पे आधारित होकर अपनी जो स्थिति होती है उस स्थिति के अनुसार अपने कार्य को संपन्न करता है। और अपने विभिन्न जो उनके विभिन्न कार्य जो होते हैं उस कार्य करने की प्रक्रिया के साथ साथ क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो एक वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, ठीक, वह क्या करते हैं, उत्पादन पे आधारित होते हैं। ठीक, उत्पादन के साथ साथ ही जो उनका उत्पादन का जो कार्य होता है उसमें एक साथ मिलकर और विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं उनमें लगे होते हैं, चाहे वह सामान्य प्रकार के हों चाहे वह विशिष्ट प्रकार के कार्य हों, उन सभी कार्यों को क्या करते हैं, संगठित होकर उस कार्य को करते हैं। ऐसे ही लोगों को क्या कहते हैं, वर्ग। ऐसे व्यक्ति किस में आते हैं, वर्ग में आते हैं। वर्ग को मार्क्स ने अपने रचनाओं में बताया है कि वर्ग को दो भागों में बांटा गया है। ठीक, कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है, दो वर्ग हैं, यानी कि एक है आपका पूंजीपति और दूसरा क्या है आपका सर्वहारा। मैंने कल इसको और भी इनके नाम बताए थे कि पूंजीपति का नाम और भी होता है, ठीक, अमीर भी कह सकते हैं उसको, बुजुर्गा भी कह सकते हैं, तो इनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग पढ़ते हैं। देखिए वर्ग की अवधारणा हम लोग पढ़ लिए, यानी कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा पढ़ लिए कि किनके बीच होता है, ठीक ना। फिर पढ़े हम लोग, आते हैं इसी में पढ़ते हैं कि जो वर्ग की प्रकृति है, यानी कि जो वर्ग की अवधारणा, वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा मैंने आपको बताया, उसके बीच जो वर्ग की प्रकृति है उसके 5 आधार बताए गए हैं। यानी कि यहाँ बताने का यह मतलब है कि जो वर्ग संघर्ष की जो प्रकृति है उसके क्या
आधार बताए गए। किन आधारों पर इसको बताया गया है, कौन कौन से उसके मुख्य आधार थे? तो कार्ल मार्क्स ने इसको 5 आधारों में बांटा है। ठीक, 5 पॉइंट इसके बताए हैं कि इन 5 पॉइंटों और भी हैं, लेकिन 5 जो मुख्य थे उनको मैंने आपको बताने जा रही हूँ। इसको आप लोग समझिएगा कि 5 जो इसके आधार थे, इन्हीं के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, वर्ग संघर्ष को बता सकते हैं। देखिए, पहला इसका जो है, पहला है व्यक्तियों के उन्हीं समूहों को वर्ग कहा जा सकता है जिनके बीच आर्थिक साधनों के वितरण को लेकर संघर्ष की दशा विद्यमान हो। यानी कहने का मतलब यहाँ है, मार्क्स ने बताया यह जो अवधारणा थी, यह पहली अवधारणा थी किसकी, वर्ग संघर्ष की प्रकृति की। यह पहली अवधारणा थी जिसको मार्क्स ने कहा कि व्यक्तियों के उन्हीं समूहों को वर्ग कहा जा सकता है जिनके बीच क्या हो, आर्थिक साधनों के वितरण को लेकर संघर्ष की दशा विद्यमान हो। यानी कि आर्थिक साधन यानी धन से संबंधित जो चीजें हैं जिनसे हम क्या सकें, देने के साथ साथ हम किसी और से भी, जैसे मेन चीज है कंपटीशन करने की जो क्षमता होती है वह उस व्यक्ति के अंदर विद्यमान हो। हम अकेले तो कर नहीं सकते किसी के बीच संघर्ष, दो लोग रहेंगे तभी उनके बीच होगी। तो वही चीजें यहाँ बताए गए हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि उन्हीं समूहों को वर्ग कहा जा सकता है। यानी क्या हो, जिनके अंदर वो कंपटीशन करने की क्षमता हो। जैसे क्या है, जो आपके पूंजीपति हैं और जो आपके सर्वहारा हैं, इन्हीं दिनों के बीच क्या होता है, संघर्ष होता है। क्योंकि एक के पास क्या होता है, संपत्ति के साधन, आर्थिक साधन ज्यादा होते हैं और दूसरे के पास क्या होता है, नहीं होता है। यानी उसके पास विद्यमान नहीं होता है और एक के पास क्या होता है, मौजूद होता है, जिसको लेके क्या किया जाता है, उन दोनों के बीच संघर्ष किया जाता है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने ये पहले पॉइंट को, पहले आधार को बताया है। दूसरा आता है इसी में, वर्ग के लिए यह आवश्यक है कि सामान्य वर्ग के लोगों के बीच, किनके बीच, सामान्य वर्गों के लोगों के बीच सरलता से संचार हो सके। किस तरह संचार हो सके, सरलता से संचार हो सके, यानी कि उनके बीच पहुंचाया जा सके सामान्य वर्ग के लोगों के पास, ना ही ज्यादा निम्न ना ही ज्यादा उच्च वर्ग के लोग के पास। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको क्या किया जाए, किसी भी चीज का कोई भी अगर सूचना पहुंचानी हो तो वह आसानी से उनके पास पहुंच सके। संचार के कारण ही एक वर्ग के लोगों को क्या करते हैं, एक वर्ग के दूसरे वर्ग के लोगों के विचारों और उनके कार्यों का तेजी से प्रसार होता है। मान लीजिए अगर एक वर्ग के लोग हैं, वह क्या करते हैं, दूसरे वर्ग के लोगों को, जो दूसरे वर्ग के लोगों के जो विचार होते हैं या उनके जो कार्यक्रम होते हैं, उनको क्या करते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं और उन्हीं के करने के साथ साथ क्या करते हैं, जो उनके विचार और कार्यक्रम होते हैं एक वर्ग का, जब वह दूसरे वर्ग को बताते हैं, जिससे क्या होता है, वह विचार और वह कार्यक्रम, यह दोनों काफी तेजी से समाज में फैलता है। प्रसार का मतलब होता है फैलना, ठीक है, फैलना या फैलाना। तो इससे क्या होगा कि जब एक वर्ग के लोगों को के विचार अगर समझ में आते हैं, तो जब वह दूसरे वर्ग के लोगों को बताएंगे या उनके जो कार्यक्रम हैं उनको बताएंगे, दिशा निर्देश देंगे, तो इससे क्या होगा, यह जो विचार और कार्यक्रम है वह काफी तेजी से प्रसारित होगा या उसका प्रसार होगा। तीसरा पॉइंट है, इसमें मार्क्स ने बताया कि वर्ग की प्रकृति के जो तीसरा आधार बताया है वह यह है कि इसमें क्या है, इसमें वर्ग चेतना होता है, वर्ग चेतना का होना है। ठीक, यानी कि इसमें क्या होती है, वर्ग चेतना होती है
वर्ग चेतना के फलस्वरूप, वर्ग चेतना के फलस्वरूप एक वर्ग के सदस्यों में एक एकता की भावना पैदा होती है। कहने का मतलब है यहाँ पे कार्ल मार्क्स का कि जो जो वर्ग चेतना है उसके फलस्वरूप ही हम क्या कर सकते हैं, एक वर्ग के सदस्यों में एकता की भावना पैदा कर सकते हैं। यानी कि अगर एक वर्ग का व्यक्ति है तो क्या होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे हम की भावना आती है, क्षेत्रवाद आता है, जातिवाद आता है, जैसे होता है ना अपने जाति के प्रति हम की भावना दिखाना, प्रेम की भावना दिखाना। वैसे ही यहाँ भी बताया गया है कि जो वर्ग चेतना होती है उसमें क्या होता है, वह क्या करती है, जो एक वर्ग के सदस्य होते हैं उनमें क्या करती है, एकता की भावना, यानी एक साथ मिलके किसी भी कार्य को एकजुट रहना, संगठित रहना, इन सभी चीजों की भावना को क्या करता है, पैदा करता है। चौथा पॉइंट मार्क्स ने बताया कि जो उनका चौथा आधार था वर्ग संघर्ष की प्रकृति का, वह यह था कि वर्ग का एक अन्य आधार निम्न वर्ग, यहाँ निम्न रहेगा, निम्न वर्ग में गहरा असंतोष होना है। निम्न वर्ग, यहाँ बताने का तात्पर्य है किसका, कार्ल मार्क्स का, कि वर्ग का एक अन्य आधार निम्न वर्ग में गहरा असंतोष होना है। यानी कि आप लोग देखा करिए कि एक तो सोसाइटी में उच्च वर्ग के लोग प्रसिद्ध मतलब फेमस होते हैं, दूसरा मध्य वर्ग के लोग होते हैं, और जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनको सबसे थर्ड नंबर पे रखा जाता है। जिससे क्या होता है कि उनको, जैसे होता है पहले उच्च वर्ग के लोगों को सभी चीज़ें देना लोग पसंद करते हैं, उसके बाद जो बचा रहता है वो मध्य वर्ग को मिलता है, उसके बाद क्या होता है निम्न वर्ग को लोग देते हैं। निम्न वर्ग के लोगों को अधिकतर हीन भावना से भी लोग देखते हैं, जिससे क्या है उनका, जब जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जरूरी तो नहीं कि उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों की सभी चीजें मिले पर्याप्त मात्रा में, निम्न वर्ग के भी लोगों का हक बनता है कि उनको भी क्या हो सके, सारी चीजें वह सुख सुविधाएं मिले उन्हें। तो इसमें क्या बताया गया कि जो इनका जो मेन वो था, यानी निम्न वर्ग के लोग में असंतोष कब पैदा होगा, जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं इनमें क्या था, गहरा असंतोष था। क्यों, क्योंकि इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी, जिससे क्या था, इसमें आवश्यक रूप से यह भावना होती थी, कौन सी इनके अंदर भावना होती थी कि वह उस आर्थिक ढांचे को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जानते होंगे कि पूंजीपति के पास क्या है, आर्थिक व्यवस्था ज्यादा है, ठीक, पैसे का उनके पास, जब उनका नाम ही है पूंजीपति, अमीर, तो क्या है उनके पास सारी सुख सुविधाएं होंगी, चाहे वो आर्थिक संबंधी हो या अन्य जो उनसे जो भी चाहे उनके जो पर्सनल चीजें हों, उपयोग की चीजें जो हों, सारी चीजें क्या है उनके पास, सारी चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन क्या है, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनके पास क्या होता है, इन सारी चीजों का अभाव होता है। मोस्टली आर्थिक चीजें, यानी कि पैसे संबंधी जो चीजें होती हैं उनके पास क्या है, बहुत कम होता है, ठीक। तो यही चीजें हैं यहाँ पे बताने का था कि आर्थिक ढांचे को नियंत्रित करने में असमर्थ है, यानी कि जो पैसे का जो एक तरह से आर्थिक जो व्यवस्था है उसको नियंत्रित, यानी कुछ सही तरीके से चलाने में वो क्या है, असमर्थ हैं, जो उनके शोषण का वास्तविक आधार है। यानी कि जब हमारे पास हमारी आवश्यकता की चीज पूर्त नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, उसको पूर्ण करने के लिए हम काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, जिससे क्या होगा, बहुत ऐसे पूंजीपति हैं जो कम पैसे में ही उस व्यक्ति से, निम्न वर्ग के व्यक्ति से क्या करते हैं, शोषण करते हैं, यानी उनका शोषण करते हैं, कम पैसा देंगे और काम ज्यादा लेंगे, जिससे क्या होता है, उस निम्न व्यक्ति का शोषण होता है। यही एक कारण है, यह भी बताया कार्ल मार्क्स ने कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनका शोषण होने का मुख्य आधार क्या है, उनके पास आर्थिक व्यवस्था का
न होना, यानी कि उनके पास मौजूद नहीं है, जिससे क्या होता है कि वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, और जो उच्च वर्ग के लोग हैं या जो पूंजीपति हैं वह उन्हीं पे आधारित रहते हैं, उन्हीं पे निर्भर रहते हैं। ठीक, यही कारण है कि निम्न वर्गों का क्या होता है, शोषण होता है। नेक्स्ट है, यह वर्ग संघर्ष की प्रकृति का अंतिम आधार था, प्रमुख अंतिम आधार था। पांचवा, जिसको कार्ल मार्क्स ने बताया कि वर्ग की अंतिम विशेषता, यानी कौन सी है, पांचवा, यानी कि जो पांचवा आधार बताया गया है, यह इसकी क्या है, वर्ग संघर्ष की अंतिम विशेषता है। यह क्या है, एक राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन का होना है। यानी कि जो अंतिम विशेषता बताई गई है ये किस पे आधारित है, राजनीतिक संगठन पर आधारित है, जो एक विशेष आर्थिक संरचना, ऐतिहासिक परिस्थितियों और वर्ग चेतना में होने वाली वृद्धि का परिणाम होता है। किसमें, यानी कि जो अंतिम चेतना बताई गई है राजनीतिक संगठन, इसमें क्या है, इसमें मुख्य विशेष तौर पे क्या रहता है, आर्थिक संरचना रहती है, यानी कि आय व्यय से संबंधित या समाज में जितने भी व्यापार से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सभी क्या किसमें आती हैं, आर्थिक संरचना में आती हैं। और ऐतिहासिक परिस्थितियां और वर्ग चेतना में होने वाली वृद्धि का परिणाम है। कौन है, एक राजनीतिक संगठन, यानी कि जो राजनीति है, जो आपकी जो उसका एक संगठन बनाया है, वह क्या करता है, वह वर्ग संघर्ष, यानी कि जो वर्ग हैं, दो वर्ग हैं, उनमें जो पक्षपात करते हैं, चाहे वो आर्थिक से हो या ऐतिहासिक परिस्थितियों के आधार पे हो या वर्ग चेतना, दोनों के जो उसमें जो वृद्धि हो रही है वह किसमें हो, किसके कारण हो रही है, वर्ग एक राजनीतिक संगठन के वजह से हो रही है। यदि राजनीतिक संगठन ना हो तो क्या होगा, इसमें वृद्धि नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये 5 हैं आपके वर्ग संघर्ष की प्रकृति के प्रमुख 5 आधार, जिसको कार्ल मार्क्स ने अपनी ऐतिहासिकवाद में इसको वर्णन किया है। देखिए आगे पढ़ते हैं, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अभी अवधारणा आप लोगों ने पढ़ा, उनके प्रमुख आधार को पढ़ा 5। अब पढ़ेंगे हम वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने बताया कि सामाजिक चिंतन, मार्क्स के सामाजिक चिंतन में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसमें, सामाजिक चिंतन में, यानी कि समाज के बारे में जब हम कुछ चिंतन करते हैं, सोचते विचारते हैं, जो उनका जो समाज के प्रति जो विचार था, उसमें एक प्रमुख स्थान किसका दिया गया, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का एक प्रमुख स्थान था, जिसको कार्ल मार्क्स ने बताया। देखिए कार्ल मार्क्स ने बताया कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का क्या मतलब, इससे क्या तात्पर्य है, तो इससे यह तात्पर्य है कि मार्क्स वह पहले विचारक थे। ठीक ना, मार्क्स कौन थे, मार्क्स पहले विचारक थे जिन्होंने क्या किया, यह स्पष्ट किया कि उत्पादन के तरीकों में, यहाँ की रहेगा कि उत्पादन के तरीकों में होने वाले, उत्पादन का जो यानी कि जो कार्य को आगे बढ़ाने का है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो या पशुपालन से संबंधित हो या अन्य कार्य से संबंधित, जो उत्पादन जिससे उत्पादन की होता है, उन सारे तरीकों में होने वाले परिवर्तन, जितने भी परिवर्तन होते हैं उनमें, उन तरीकों में, उत्पादन के तरीकों में होने वाले परिवर्तन वर्गों की प्रकृति को बदलना रहता है। यानी कि जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं वह क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। उत्पादन के जो तरीकों होने वाले जो परिवर्तन है वह कौन बदलता है, वर्ग, यानी कि उच्च वर्ग के लोग या निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं वह क्या करते हैं, उसको बदलते रहते हैं।
इसके बाद भी यानी कि बदलने के बाद क्या होता है, शोषक और शोषित वर्ग। देखिए यहाँ शोषक का अर्थ है कि शोषक मीन्स क्या होता है, जो दूसरे का क्या करता है, शोषण करता है। शोषण करने वाले को ही क्या कहते हैं, शोषक कहते हैं। और जो शोषित होते हैं यानी कि जिसका शोषण होता है उसको कहते हैं शोषित वर्ग। इन दोनों के बीच होने वाले इनके बीच होने वाला जो संघर्ष होता है वह क्या होता है, वह एक प्रकार की क्या होती है, सार्वभौमिक घटना होती है। यानी कि यह एक स्वाभाविक घटना है कि जो क्या होता है, जो एक पूंजीपति होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनका शोषण किया जाता है। यह कोई नई बात नहीं है, यह एक स्वाभाविक घटना है। वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का, मार्क्स ने कहा कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है। यानी वर्ग संघर्ष का प्रमुख कारण कौन सा है, सामाजिक परिवर्तन। जो सामाजिक परिवर्तन है यह क्या है, यह वर्ग संघर्ष का सबसे प्रमुख कारण है कि समाज में क्या होता है, नई नई चीजें आएंगी, हमेशा परिवर्तन होता रहेगा, जिससे क्या होगा, दो वर्गों के बीच हमेशा संघर्ष होता रहेगा। देखिए मार्क्स ने कहा कि मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, यानी कि जो उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी, जो प्रमुख उनकी जो रचनाएं थी देखिए उसमें उन्होंने इन सारी घटनाओं को बताया है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को बताया है कि किसमें वर्ग जो यानी दो वर्गों के बीच संघर्ष हुआ है, किसमें हुआ है, साम्यवादी घोषणा पत्र में। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि जो 5 युग बताए थे उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से उसमें वर्गों का मतलब संघर्ष, दो वर्गों के बीच संघर्ष हुआ है। तो साम्यवादी घोषणा पत्र में भी वर्गों के संघर्ष को बताया गया है। ठीक, दूसरा दास कैपिटल में भी बताया गया है। सेकंड दूसरा युग था ये प्राकृतिक साम्यवादी के बाद दास कैपिटल ही था दूसरा। फिर आगे बताया गया फ्रांस में वर्ग संघर्ष, यह भी उनकी रचना थी कार्ल मार्क्स की, इसमें भी उन्होंने वर्ग संघर्ष के बारे में बताया है। और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की समालोचना, ये 4 जो उनकी रचनाएं थी इसमें उन्होंने क्या किया है, मुख्य रूप से वर्ग संघर्ष के बारे में बताया है। जिससे इसको बताने से क्या था, उनका जो मुख्य जो उद्देश्य था वह यह था कि जो वर्ग की जो अवधारणा थी या जो उनके बीच दो वर्गों के बीच संघर्ष थी उसकी प्रकृति को स्पष्ट करना था। यानी कि मुख्य रूप से इसको बताना था। ठीक है, मुख्य रूप से बताना था कि वर्ग संघर्ष की प्रकृति क्या है या वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है। दोनों के बीच जो दो वर्ग हैं, वर्ग जो हैं उनके बीच संघर्ष क्यों होता है, ठीक है, किनके बीच होता है, यानी कौन कौन करता है, एक शोषक होता है और एक शोषित वर्ग होता है। इन्हीं दोनों के बीच क्या होता है, वर्ग संघर्ष होता है, जिसको कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया है।